नमस्कार। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सांस्कृतिक प्रतीक हैं और प्रतीक सिर्फ जगह ही नहीं होती, लोग भी होते हैं। ऐसे ही एक प्रतीक हमारे साथ हैं, बहुत बड़े लेखक, निर्देशक, निर्माता और अभिनेता, सब एक ही में, आदरणीय तिग्मांशु धूलिया जी। नमस्कार सर। आदरणीय। पहले जो देख रहे हैं उनको ये बता दूं कि मेरा यहाँ आना कैसे हुआ, कि मेरे पास बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ हुआ कि सर के यहाँ से मेरे पास फ़ोन आया ऑफिस से, और वो फ़ोन आपके असिस्टेंट डायरेक्टर का था, सचिन का। उन्होंने कहा कि हम तिग्मांशु धूलिया जी के ऑफिस से बोल रहे हैं और एक हम बज़्म विरासत नाम का कार्यक्रम करवा रहे हैं, इलाहाबाद में कल्चरल फेस्टिवल है, तो सर मिलना चाह रहे थे। तो मुझे ऐसा लगता है आजकल प्रैंक कॉल भी बहुत चल रही है। अच्छा, तुमको लगा प्रैंक है? हाँ, मैं कहा मुझे कहाँ बुला रहे हैं। अरे यार, तो आपको कैसे लगा कि मेरा कैसे आपको पता चला? आपने देखा हुआ था मेरा काम? हाँ हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स देखा हुआ था। अच्छा। और मुझे तुम्हारे जिस किस्म के तुम मजाक मतलब स्टैंड करते हो जी। तुम्हारे जो वन लाइनर्स होते हैं वो बहुत हंसी तो आती ही आती है, थोड़ा एक डिग्निटी के साथ करते हो तुम, जो कि मुझको लगता है हर आर्ट फॉर्म में ज़रूरी है। कॉमेडी में भी क्या है कि लोग एनालिसिस करने लगते हैं मोस्टली, जब कभी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड या कहीं से आते हैं तो वो जो ऑफिस में एनालिसिस करते थे उसमें कुछ फ़नी चीज़ निकालते थे, एनेक्डोट, उसको लेके वो समझते हैं कि उसी में वो है। लेकिन कई जगह पर हमें इनैक्ट करना पड़ता है कि एक कैरेक्टर बोल रहा है तो वो क्या कह रहा है और कैसे कह रहा है, दूसरे कैरेक्टर उसको जवाब देगा तो वो कैसे जवाब देगा, वो सब कैरेक्टर्स बन जाना, वो तो मैंने देखा तुम करते हो। मैं करता हूँ। और भी एक दो लोग को मैं देखा करते हैं जी। लेकिन सब नहीं करते। यू राइट जी। सब सिर्फ बोल देते हैं। बोल देते हैं वो, तो वो उससे वही एक्टिंग वाला, और वो कॉमेडी में भी वही है, क्योंकि कई जगह पर होता है कि आपको दिखाना पड़ता है कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। जैसे मैं थिएटर करता था, बरेली में भी करता था, मैं दिल्ली में भी करता था। तो मैंने बैरी जॉन सर के यहाँ से एक्टिंग कोर्स भी किया था काफ़ी समय पहले। तो मुझे लगता है कॉमेडी में सब चीज़ें आके स्टेज पे मिक्स हो जाती हैं। राइटिंग भी है हमारी, राइटर भी मैं ही हूँ, परफॉर्मर भी मैं ही हूँ, डायरेक्टर भी मैं ही हूँ। ये सब मुझे मिल गए हैं, मेरे सामने बैठे हैं और मुझे बस जाके बोलना है। पर इसमें सब कुछ यूज़ हो रहा है, आवाज़ भी यूज़ हो रही है, भाषा का ज्ञान भी यूज़ हो रहा है जो आप जानते हैं, उसके अलावा एक्टिंग भी यूज़ हो रही है, बॉडी लैंग्वेज सब मिला के यूज़ कर रहे हैं जो थिएटर में सीखी थी। और मुझे इरफान सर का डायलॉग भी याद आता है, अपने इंटरव्यू में कहीं उन्होंने बोला था कि जो भी करो इंगेजिंग होना चाहिए। मतलब इंगेज तो करे लोगों को, कि कहीं अपनी ही कल्पना की उड़ान में चले गए और खो गए और पता ही नहीं कि ऑडियंस भी उसमें इन्वॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही है। हमारा वही अब यहाँ बट एक्टर को एक्टिंग करते हुए पता चल जाता है कि मैं एक्टिंग ठीक मैं एक्टिंग ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छे एक्टर को तो पता चल जाता है, और जब नहीं हो रही होती तो भी पता चलता है कि ये गलत हुआ है, ये ठीक नहीं हुआ, ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। पता तो तड़ से पता चलता है एक्टर को, अच्छे एक्टर को। अच्छा। हाँ हाँ एकदम पता चल जाता है कि एक्टिंग सही हो रही है कि नहीं हो रही। हमारे में तो ऐसे पता चलता है कि ताली बज रही कि नहीं, कि सही नहीं हो रहा। नहीं, तुमको भी पता चल जाता होगा। नहीं, हमारे में ताली बज रही है नहीं, उससे तुरंत पता चलता है। और ताली अगर नहीं बज रही है और हम सही स्क्रिप्ट भी बोल रहे हैं, ऐसा भी कई बार है। मुझे लगता है बोलने का अंदाज जो होता है हाँ। वो ताली बजवाता है। इट्स नॉट जस्ट द जोक। हाँ। वही बोलने, अब देखो, अब जैसे तुम वासेपुर में तुमसे ना हो पाएगा, कोई डायलॉग है ये? तुमसे ना हो पाएगा क्या है? कुछ नहीं है। बोलने का अंदाज जो है ना, उस पे लोग अप्रिशिएट करें। ये इस पे वसीम सर का एक शेर मुझे याद आता है कि वो झूठ बोल रहा था बहुत सलीके से, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो और क्या करता। भूल के ऐसे अंदाज में जाओ, बट वो मैं उसको डिफेंड करूँगा। 95-96 जगह गड़बड़ इसलिए होता है क्योंकि हमारे केस में ऑडियंस एकदम ही डिफरेंट होती है। एक ऑडियंस होती है कि शराब पीने आई है, देख रही है और डिसाइड करके आई है आज हंसना है, ठीक है। दूसरी ऑडियंस होती है बहुत अमीर लोगों की, और बहुत अमीर लोगों को हाथों में दर्द होता है ताली बजाते हुए, ठीक है। उनको लगता है कि हमारा जो है ना, ये दुनिया हमारी है। और ऐसे लोग पे एक और तरह का ह्यूमर काम करता है, इनको वो जोक अच्छा लगता है जो 3 सेकंड बाद समझ में आता है। तो ये आपकी तारीफ नहीं करते हैं, ये अपनी करते हैं कि हम समझ गए। हाँ, और बराबर वाला इस प्रेशर में हंसता है कि उनको समझ में आ गया। हंस रहा, मुझे आया नहीं पर बजाओ कुछ फनी ही रहा होगा। तो
ये पीयर प्रेशर में लोग कर जाते हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा ही पीयर प्रेशर का टाइम है। कॉमेडी में गाली जो है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कॉमेडी में तो गाली होनी नहीं चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं, बाकी इंटेंस में भी गाली लोग यूज़ करते हैं, हाँ, लेकिन होनी तो वहाँ भी नहीं चाहिए। आपका एक और मीम भी बहुत फेमस है, हाँ, वो सब गालियों वाले हैं यार, अब तो सच बोल दे वाला, तो उस पर आपका क्या कहना है? तो वो तो गाली तो आपने भी दी है। वो डायरेक्टर ने बोला कि डायलॉग में लिखा हुआ था अच्छा। और खुली छूट थी, हाँ, तो फिर मेरे मुंह से गालियाँ अच्छी लगती हैं, उसे पता है तुम्हें? अरे बहुत, मेरे से भी लोग सुनना चाहते हैं। हाँ, मुझसे भी सुनना चाहते हैं। हाँ, ये कुछ उत्तर प्रदेश वाली बात है बात हमारी। है, क्योंकि हम जो गाली देते हैं ना उसमें भाईचारा है। हाँ, उसमें इंसल्ट नहीं है। उसमें भाईचारा है, हाँ, वो एकदम सेंटेंस का पार्ट बन के, सेगवे बन के गाली आती है। बिल्कुल। इलाहाबाद में देना नहीं गाली, अच्छा, नहीं देनी है क्या? गाली नहीं देना यार, यार थोड़ा बहुत नहीं, हल्का सा उधर को जाकर हिंट मार देना, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजर बना के इन्हीं से अप्रूवल ले रहा हूँ वीडियो पे ताकि मेरे ऊपर बात ना आए। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के लोग होंगे ना स्टैंड, तो तुम जब प्रोग्राम करने जाते हो ज़्यादा यंगस्टर्स होते होंगे ऑडियंस में, यहाँ पे तरह तरह के लोग, तो तरह तरह के कार्यक्रम हो रहे हैं। हाँ, तो हरिप्रसाद जी सुबह इनॉग्रेट करेंगे, अगर गलती से वो बैठे हो गए और तुमने तो गड़बड़ हो जाएगा ना यार। मेरी बांसुरी बज जाएगी। तो यंग भी रहेंगे, हर तरह के लोग रहेंगे, तो शायद कुछ लोगों को पसंद ना आए ना। हाँ, बज़्म विरासत क्या है और ये इसकी क्या महत्ता है और क्यों हो रहा है? बज़्म विरासत करने की मुझको एक ज़रूरत सी महसूस हुई जी। वो यूँ हुआ कि जिस शहर में मेरा पैदा हुआ और जहाँ मैं पला बड़ा, वहाँ पे उस वक्त मिड 80s तक, अर्ली 90s तक कल्चरली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव शहर था इलाहाबाद। हर साल फरवरी के महीने में एक कुछ 15-20 दिन का एक फेस्टिवल होता था, शॉर्ट प्ले कंपटीशन। उसमें 1 एक्ट प्लेज आते थे ऑल ओवर इंडिया से, मणिपुर से भी, गुजरात से भी, बॉम्बे से भी, हिंदी बेल्ट से तो थे ही, कश्मीर से, और वो 6-7 नाटक हर रोज़ होते थे। और फिर रात को 11-11:30 बजे जहाँ पे ये सारे पार्टिसिपेंट्स रहते थे वो टेंट्स में रहते थे, एक मैदान था उसमें सब टेंट्स में रहते थे, और सब स्टूडेंट कॉलेज वाले एज के सब लोग थे। और फिर कैंप फायर होती थी, और फिर रात को 11:30-12 बजे से सुबह 4:30-5 बजे तक कोई मिमिक्री कर रहा है, कोई डांस, फोक डांस दिखा रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई स्किट कर रहा है, कुछ वो पूरा कार्यक्रम चलता है। मतलब शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 4-4:30 बजे, 2 अलग-अलग वेन्यूज़ में। और इतना मज़ा आता था, वहाँ पर तरह तरह के लोग आते थे, आप इंटरेक्शन होता था, और भी बहुत सारे म्यूज़िक फेस्टिवल्स होते थे वहाँ पे। वो सब ख़त्म हो गया उस शहर में, कुछ भी नहीं बचा। तो बहुत इलाहाबाद का क्रीम जो इस तरह की एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था, वो इलीट ही था। इलीट से मेरा मतलब ये नहीं पैसे वाले नहीं, कल्चरली इवॉल्व एजुकेटेड पीपल, वो उन लोगों ने इलाहाबाद छोड़ दिया। तो हमको लगा कि एक ऐसा इवेंट करना चाहिए जहाँ पे वो सारे शहर के लोग जो कि शहर छोड़ चुके हैं वापस आए, उन 3-4 दिनों के लिए इलाहाबाद, वापस अपने रूट्स में जाएं, अपने लोगों से मिले, दोस्तों से मिले, रिश्तेदारों से मिले, और इस इवेंट का मज़ा लें। इनफैक्ट इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि मैंने अपने दोस्तों को बताया तो वो अलग अलग शहरों से जाके बज़्म विरासत अटेंड करना चाह रहे हैं, और वो आएंगे। अरे वाह! क्योंकि ये सिर्फ इलाहाबाद का, प्रयागराज का फेस्टिवल नहीं है, ये फेस्टिवल मेरे ख्याल से नेशनल है, क्योंकि सब पर्सनैलिटीज़ तो नेशनल हैं। आप नेशनल हैं, अनुराग कश्यप सर आ रहे हैं, सुधीर मिश्रा जी आ रहे हैं, प्रोफेसर वसीम बरेलवी आ रहे हैं, शोभा मुदगिल जी हैं, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं। देखो, जैसे बज़्म विरासत का ये जो लोगो है जी, इसमें सबके नाम तो नहीं, बट ज़्यादातर वो लोग जिनका लिटरेचर से वास्ता रहा जी, और सब इलाहाबाद, या तो इलाहाबाद में पैदा हुए, या इलाहाबाद में उन्होंने अपना सारा काम किया, भरा हुआ है। अगर यही नाम लोग पढ़ लेना, और अभी ये पूरी इलाहाबाद की विरासत नहीं है, हाँ 7 प्रधानमंत्री और 3 भारत रत्न और ये सब जोड़ा नहीं मैंने तो वो फिर बहुत बड़ी फेहरिस्त हो जाती है। इसमें अमिताभ बच्चन जी का भी नाम नहीं है, हाँ, उनके पिताजी का पिताजी का नाम है। हरिवंश राय बच्चन जी तो हिंदी के कवि थे और इंग्लिश के प्रोफेसर थे।
फिराक साहब भी, हाँ। फिराक गोरखपुरी अंग्रेजी पढ़ाते थे, उर्दू भी लिखते थे। मैं आपका कहीं इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आपके इंग्लिश के टीचर थे जो धोती पहनते थे। अमर सिंह साहब जी। हाँ, एक हमारे भी टीचर थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे ट्यूशन, श्रीनाथ खंडेलवाल जी। वो भी ऐसे धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे और पॉलिश्ड इंग्लिश बोलते थे। हाँ एकदम। तब ये, और साइकिल से चलते थे। हमारे अमर सिंह साहब भी पान खाते थे, तिलक लगाते थे, हाँ और वो धोती पहन के साइकिल चलाते थे। वो यहाँ पे धोती पे क्लिप बांध देते थे ताकि वो पहिए में फंसे ना, और आते थे। और फिर जो अंग्रेजी पढ़ाते थे, वर्ड्सवर्थ और शेली, और जिस तरह से वो इमेज ही अपने आप में इतना ज़्यादा प्रभावित करती है आपको कि खालिस हिंदुस्तानी पोशाक में पूरे अपने हिंदुस्तानी कल्चर को चेहरे पे लगाए हुए मुंह से ऐसी इमैक्युलेट अंग्रेजी बोल रहा है, उफ, कमाल है। बेसिकली लंतरानी वाला जो कल्चर है, चकल्लसबाजी, अड्डेबाजी, पान की दुकान पे, इसके बारे में कुछ बताइए इलाहाबाद के। तो हम इसमें एक पूरा सेशन है लंतरानी का जी। पहले दिन ही, इनॉग्रेशन के तुरंत बाद एक पुराने खैयड़ इलाहाबादी जो है वो बैठेंगे और वो अपने उसी जुबान में, अब जो हमारे अहियापुर और की भाषा है इलाहाबाद की जी, लोकनाथ वाली, उसमें वो किस्से कहानियाँ सुनाएंगे, सच्ची कहानियाँ, मज़ेदार। और गप्पाबाजी होगी। वो अब गप्पाबाजी अपने आप में एक सेशन है। हाँ। तो वो गप्पाबाजी तो यार कहते हैं ना कि इलाहाबादी से अगर बात करो, कुछ सवाल पूछो, और अगर मुंह में पान खाया है उसने, और उसके बाद पान अगर उसने थूका, तो समझ लो मुंह से इसके बाद कोई बहुत बड़ी विजडम वाली बात ही निकलने वाली बहुत बड़ी बात निकलने वाली। अब जो बोलेगा वो, अब फिर गीता नुमा चीज निकलेगी। हाँ। तो ये बात इलाहाबादी की खास है। थोड़ा विटी भी होते हैं इलाहाबादी। हाँ। जैसे हरियाणवियों के अंदर एक क्वालिटी होती है ना, एक विट की, जबान के विट की, वो सब जगह नहीं होती, सब कल्चर में नहीं है। हरियाणा में मतलब बड़े फनी होते हैं, मतलब उनका तो कमाल है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर। उसी तरह का इलाहाबादियों का भी है। ये खास बात मैंने देखी। दे हैव दैट गिफ्ट ऑफ द गैब। बात का आप ये सब ठीक है, लिटरेचर और पॉलिटिक्स और हिस्ट्री और तमाम चीज़ें, लेकिन बहुत लोगों को नहीं पता कि इलाहाबाद का वेस्टर्न म्यूजिक में कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। ये कैसे, ये मुझे भी नहीं पता है। क्योंकि उसके हम लोग का दोस्त था, उसका नाम था अमित सहगल, गुजर गया बेचारा, और उसकी मेमोरी में भी हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं कि इलाहाबाद के पुराने वेटरन बैंड जो बजाते थे, जो अभी बहुत बड़े हो गए हैं। एक आपका भी था। हम था, लेकिन मैं नहीं करूँगा, और लोग हैं वो उसकी मेमोरी में परफॉर्म करेंगे। अच्छा। तो अमित सहगल जो था कि उसका भी बैंड था, लेकिन वो दूसरे लेवल पे लेके गया। उसने एक मैगजीन निकाली जिसका नाम था रॉक स्ट्रीट जर्नल, और उसने हिंदुस्तान के जितने रॉकर्स, मतलब रॉक म्यूजिशियंस को बहुत इनकरेज किया। और इलाहाबाद में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव था वेस्टर्न म्यूजिक में, बहुत सारे बैंड्स होते थे। अच्छा। हाँ, तो इस चीज़ को रिवाइव करना। कॉमेडियन को लोग सीरियसली उस तरह से नहीं लेते हैं, क्या ये कारण है कि आप कॉमेडी फिल्म नहीं करना चाहते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। चार्ली चैपलिन से बड़ा डायरेक्टर कोई हुआ नहीं है, उससे ज़्यादा बड़ा कॉमेडियन कोई हुआ है? हाँ, नहीं। चार्ली चैपलिन से तो बैन, आपको पता है ना कैसे लगा था उन पे? बैन मुश्किल कब हुई थी उनकी ज़िंदगी? एक तो वो जीव थे, मकार्थी मूवमेंट में, जो आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। हाँ, वो जब एक शिप में जा रहे थे तो उन्होंने एक स्किट बनाई थी। जो इमिग्रेंट्स थे उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं होता था, तो उन्होंने एक ऐसा बनाया था कि उनके भी डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं शिप के ऊपर, और एक ऑफिसर जो चेक कर रहा है, तो वो ऐसे जो पीछे से ऐसे करके लात मारते थे ना, तो उसमें लात मार देते हैं ऑफिसर में। उसके बाद फिर उनकी चेकिंग ज़्यादा शुरू हो गई कि यार अब ये परेशान करने लगे, फिल्म सेट पे छापे पड़ने लगे, फिर बैन लगने शुरू हुए। देन ही लेफ्ट द कंट्री। फिर वो वहाँ रिटायरमेंट जहाँ हुआ उनका, फिर वो वहाँ गए थे। सो हिज लाइफ बिकेम डिफिकल्ट आफ्टर दैट मोमेंट। बात करें, चैपलिन बोलने लगा था ना। अरे इसलिए ये इतने में आपने ना बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है। जहाँ भी कोई अगर सब कॉमेडी के लिए बोलते हैं स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर, बट इफ समबडी स्पीक्स ट्रूथ टू पावर देन दे। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा स्टैंड अप कॉमेडियन हुआ लेनी ब्रूस। लेनी ब्रूस की तुम कहानी देख लो। हाँ,
प्रोटेस्ट। पुलिस खड़ी रहती थी, वो बोलता था सार्जेंट। पिक्चर बनी लेनी ब्रूस पे, डस्टिन हॉफमैन ने किया रोल, बहुत अच्छी पिक्चर। हाँ, किस तरह का सिनेमा देखते हैं आप? लव स्टोरीज के अलावा मैं सब कुछ देख लेता हूँ। ऐसी क्या दिक्कत है आपको लव स्टोरीज से? अनरियल लगती है बहुत, और सच्ची होती। लव स्टोरी कोई सच्ची चीज है नहीं। मैं तो एग्री करता हूँ, मेरे तो डिवोर्स भी हो गया। मेरा कोई विश्वास नहीं है। हासिल में आपने कॉलेज पॉलिटिक्स जिस तरह से कवर करी, और उसके अंदर जो उस तरह का बाहुबल जो चल रहा था इलाहाबाद का, वही आपने उसके अंदर डाला। तो वो एक तरह से जिस चीज़ से कल्चर ख़राब हो रहा था, वो उस चीज़ से आपको प्रेरणा भी कहीं मिली कि इस फिल्म में दिखा पाए। मतलब मुझको ये नहीं था, मुझको वो भी उस शहर का एक कैरेक्टर है। वो शहर कोई स्वर्ग नहीं है कि वहाँ सब ऋषि मुनि बैठे हैं और मुंह से सबके कुछ ज्ञान की नदी बह रही है, ऐसा नहीं है। उसका एक ये साइड भी है। नहीं, पर मैं एक चीज़ बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे हम मेरे बचपन में भी हम लोग जाते थे, तो बरेली में हमारे नगर निगम के सामने एक जगह है, सड़क पे ही रात को जाम करके सड़क, वहाँ सब बिछा के दरी वरी, बड़ा स्टेज बनता था, उसके ऊपर कभी सम्मेलन मुशायरा होता था, कभी तो सिर्फ हिंदी वाला होता था, कभी सिर्फ मुशायरा होता था, कभी वो मिक्स भी होता था, उसमें हिंदी कवि जैसे हम कर रहे हैं जी, हिंदी कवि और उर्दू शायर दोनों उसके अंदर हैं। तो उसमें कोई चुटकुले वाले भी आते थे, कोई वीर रस के भी आते थे, कोई उसके अंदर संजीदा मोहब्बत की शायरी भी आती थी। मुझे ऐसा लग रहा है कि वैसा ही कुछ मुझे अभी इतने साल बाद बज़्म विरासत में देखने को मिलने वाला है। मेरे लिए नॉस्टैल्जिया है कि मैं वो बचपन की यादें जी पाऊँगा, जहाँ जब हमारे ऊपर कर्फ्यू लग जाता था कि 8 बजे घर में रहेंगे, लेकिन अगर कभी सम्मेलन हो रहा तो हमें अलाउड है कि रात को हम 2 बजे तक 3 बजे तक बाहर रह सकते हैं, क्योंकि हम किसी कल्चरल चीज़ में जा रहे हैं और कुछ सीख के ही आएंगे। वो परमिशन हमें अपने घर से थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात है। वही मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि यहाँ पे सर्दी का समय होगा, और 20, 21, 22 दिसंबर को जब हम लोग इलाहाबाद प्रयागराज में होंगे, वहाँ बार बार दोनों नाम इसलिए लिख रहा हूँ कि यूट्यूब में पब्लिक बहुत बदतमीज़ है, नीचे कुछ लिखेगा भाई प्रयागराज बोल, तो मैं ही बोल रहा हूँ। तो ये देखने को मिलेगा। नॉस्टैल्जिया मेरी की सोच के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि शोज़ बहुत होते हैं, शोज़ करते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे एक तो मैं ज़्यादा एक्साइटेड परफॉर्म करने के साथ साथ इससे भी हूँ कि मैं बाकी प्रोग्राम देख पाऊँगा। आपने मेरा जो परफॉर्मेंस का टाइम रखा है दोपहर के 3 बजे का रखा है, जो कि लंच के ठीक बाद है, इसीलिए रखा है ताकि मेरे लिए मेरी ज़िंदगी मुश्किल हो जाए। वो छाल भरी पिच पे मुझे बैटिंग करने भेज रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि लोग वहाँ होंगे, खाना खा के चावल उनके सिर को चढ़े और क्या है सुनाओ भाई सही जोर से। वो आदमी कैसे कितना जोर लगा के क्या सुनाना पड़ेगा, मतलब नहीं, तुमको जगाने के लिए ही वही टाइम रखा है। वाह वाह वाह। तुम कुछ बोलो और लोग जग जाए, सोई ना। लेकिन मज़ा तो आएगा मुझे, मैं बहुत लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। सर्दी में तो वैसे खा जाता आदमी खाना भी ज़्यादा, मैं तो। और इलाहाबाद का अमरूद है, अमरूद का सीजन होगा। हाँ, अमरूद पे रहना। तो क्लोजिंग नोट पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि इलाहाबाद प्रयागराज में 20, 21 और 22 दिसंबर को हो रहा है बज़्म विरासत। शहर में कल्चर तब ग्रो होता है जब हर आम आदमी कहीं टिकट लेके जाके सब कलाकारों को देख सके, छोटे बड़े मिडिल क्लास, जैसे भी छोटे बड़े मीडियम लेवल के कलाकार, महान हस्तियां भी। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी शहर में इस प्रकार का कार्यक्रम होता है तो बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां कोई बुला देती हैं दिवाली मेले में, होली मेले में, और एक बड़ा सा कोई स्टार आता है दूर से हेलो माय फैंस करके वो निकल जाता है। नहीं, ये इस तरह के कार्यक्रम की एक अच्छी बात यह है कि ये इंटीमेट सेटिंग हो जाती है, जिसमें आप इंटरेक्ट भी कर पाते हैं। और फिल्मों के ऊपर चर्चा भी है, जिसमें भी कुछ हस्तियां आ रही हैं। आप सुधीर मिश्रा है, नंदिता दास है, अनुराग कश्यप है, फिर एक्टर्स का भी है जिसमें नवाज है, संजय मिश्रा है, अली फजल है, मैं भी हूँ उसमें। तो आप एक्टर के बारे में, जब आप अपने आप को एक्टर के बारे में बोलते हैं तो हल्का सा कंधा ऐसे हो जाता है आपका, क्यों? अरे अच्छा, इतना तो बढ़िया एक्टिंग आप करते हैं। नहीं तो हाँ, और ये अच्छी बात ये है कि इन सब कार्यक्रम को आप बुक माई शो से टिकट लेके
आप आके देख सकते हैं। टिकट्स बुक माई शो पर हैं, आप जाके वहाँ पे बुक कर सकते हैं। बहुत सिंपल ऑनलाइन प्रोसेस है। तो हम लोग आपसे मिलेंगे 20, 21 और 22 दिसंबर को बज़्म विरासत में। कुछ और आप कहना चाहें क्लोजिंग नोट में तो नहीं नहीं, बस आप आइएगा ज़रूर। मैं इतना ज़्यादा बोलता हूँ कि सामने वाला परेशान हो जाता, भैया बंद करो कैमरा, चलो यहाँ से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। अरे यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।